साहित्य संपदा को लेकर, भाषाओं को लेकर, संस्कृति को लेकर निरंतर कार्य, विमर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन ये अविराम गति से चल रहा है। आज हमारे मध्य ये दो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मालवी लोक साहित्य और बघेली लोक साहित्य, यह विक्रम विश्वविद्यालय का अवदान है, जो कि केंद्रीय नीति संस्थान के द्वारा न केवल प्रकाशित हुआ वरन इसे दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य संस्थान कर रहा है। भारत की जो अक्षय ज्ञान निधि है वह बिना लोक और बिना जनजाति है, संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, भाषा के संभव नहीं थी। अज्ञात अतीत से ये तमाम क्षेत्रों के लोग अपना जीवन यापन करते हुए जो भी अन्वेषण कर रहे थे, उसी अन्वेषण यात्रा का सुपरिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व में भारत की सुकीर्ति है। भारत ने कभी भी इन लोगों को, जो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के बंधु हैं या लोक समुदाय के सुधीजन हैं, उन सबको परायेपन के साथ नहीं देखा। जहाँ जहाँ परायेपन के साथ देखा गया, उन लोगों को उन इलाकों में कैद कर दिया गया जिन इलाकों में वे लोग रह रहे थे। उदाहरण के रूप में अमेरिका देख लें आप, रेड इंडियंस की दशा देख लें। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, अबोरिजिनल्स जो कहे जाते हैं वहाँ पर लोग, उनकी दशा को देख लें। अफ्रीका को देख लें, अफ्रीकी देशों को देख लें। भारत ने कभी भी जनजातीय बंधुओं और लोक समुदाय के लोगों को कभी भी परायेपन के साथ नहीं किया। यही कारण है कि लोके वेदेच जैसा सूत्र हमारे बीच में आया और ये संकेत निकल करके आया कि भारत है तो लोक और शास्त्र दोनों के परस्पर पूरक होने से है। इसी दृष्टि से हमारी जो विपुल लोक संपदा है और विपुल जनजातीय संपदा है, उसके अभिलेखीकरण, उसकी मीमांसा, अनुशीलन का जो क्रम है वो निरंतर चलना चाहिए। आज भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, बहुत सारी ऐसी साहित्यिक विरासत है जो लोक और जनजातीय भाषाओं में निबद्ध है, किंतु हम उनकी उपेक्षा करते हैं। उन्हें हम पिछड़ेपन के रूप में भी कभी कभी देख लेते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा अग्रगामी कोई नहीं हो सकता। जब हम लोग मालवी की विविध प्रकार की साहित्य संपदा पर कार्य कर रहे थे, कोविड का काल था, उसके बावजूद धरातलीय सर्वेक्षण के माध्यम से अलग अलग हिस्सों से लोगों को जोड़ा गया और उनके साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने जो साहित्य संकलित किया, मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि मैं और हमारे आदरणीय प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी, दोनों ने मिलकर के इस मालवी लोक साहित्य का एक कार्य किया और इसमें सूचकों के रूप में, अनुवादकों के रूप में, मालवी भाषा विशेषज्ञ के रूप में हमारे अनेक सुधीजनों का सहयोग मिला, जिसमें डॉक्टर पूरन सहगल, डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, श्री राम प्रसाद सहज, श्री बंशीधर बंधु और श्रीमती निर्मला राजभोई ये प्रमुख रूप में रहे हैं। इसी प्रकार मेरी पूज्य बुआ जी श्रीमती द्रौपदी देवी शर्मा, उन्होंने जो विरासत में सामग्री सौंपी थी वह संचित की गई। श्रीमती दीप्ति शर्मा, श्रीमती सरस्वती बाई सोनी, श्रीमती चेतना दुबे, श्रीमती श्रुति पाठक और डॉक्टर ज्योतिबाला बेस। तो कहने का मतलब है कि यह जो यात्रा थी यह अद्भुत यात्रा थी। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी के समक्ष मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह कार्य संभव नहीं था यदि मालवा में 2 करोड़ से अधिक लोग मालवी बोलते हैं, 22 से अधिक जिलों में बोली जाने वाली यह भाषा है। इसकी कई उपबोलियां हैं, इसमें रजवाड़ी है, इसमें सोनवाड़ी है, इसमें आदर्श मालवी है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इसी प्रकार उमटवाड़ी है, राजगढ़ ब्यावरा क्षेत्र में चले जाए तो सोनवाड़ी, रजवाड़ी, आदर्श मालवी, निमाड़ी से मिश्रित रूप, भीली से मिश्रित रूप और उमटवाड़ी, ये जो तमाम दशपुरी सभी के मूलभूत
अद्भुत संग्रह का समावेश इसमें किया गया। 300 से अधिक पृष्ठों का ये जो ग्रंथ है, इसमें आपको बाल और खेल गीत मिलेंगे, इसमें विभिन्न संस्कारों के गीत मिलेंगे, विभिन्न ऋतुओं से जुड़े हुए गीत मिलेंगे। और विशेष बात यह कि जो योजना है केंद्रीय विधि संस्थान की कि मूल गीत भी रहे और उसका हिंदी में सरल पद्यानुवाद हो, गद्यानुवाद ना हो। गद्यानुवाद में संकट ये होता है कि भाव और लय से हम लोग दूर होते चले जाते हैं, तो इसमें प्रयास किया गया कि दोनों साथ साथ हों। सिवना के ओले डोल, सिपरा के परले पार, नरबत जी के पेले घाट, घाट तो शिव जी के दरबार, बनी को बनलो आवेगा, बनी ने संग ले जावेगा। अब ये मूल मालवी, अब मूल के साथ बिल्कुल सीधे सीधे प्रामाणिकता के साथ किया गया पद्यानुवाद। शिवना के आसपास, शिप्रा के उस पार, नर्मदा के भी उस पार, घाट से शिव जी के दरबार, बनी का बनना आएगा, बन्नी को साथ ले जाएगा। जो अनुवाद पढ़े वह भी मूल से दूर न जाए, मूल के संग साथ चाहिए, तो उसके भाव की रक्षा, उसके निहितार्थ की रक्षा, उसकी लय की रक्षा और हिंदी के पाठक के लिए अनुरूपता। क्योंकि ये जो ग्रंथ है केवल मालवी जन ही नहीं पढ़ेंगे, सुदूर पूर्वोत्तर भारत से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में फैले हुए भारतवंशियों के हाथ में ग्रंथ जाएगा। तो वे मूल का भी आनंद लें और उसके साथ साथ उस भाषा में जिसमें अनुवाद किया गया है उसके माध्यम से मूल के साथ भी जुड़ जाएगा। इसमें शताधिक लोक कथाओं का संग्रह किया गया है, सभी प्रकार की लोक कथाएं हैं। और संचयन करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा कि केवल एक ही प्रकार की कथाएं ना हो जाए, यानी केवल सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई या केवल हास्य प्रयास से जुड़ी हुई, केवल व्रत पर्व से संबंधित समस्त प्रकार की कथाओं को, लोक कथाओं को समान अनुपात में संयोजित करते हुए उन्हें इसमें संग्रहित किया गया है। और इनका जो अनुवाद है, इस अनुवाद को पढ़ते हुए आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति यह होगी कि मालवा का जन क्या सोचता है, उसके विषय क्या है, वो किस तरह से समाज को लेता है, किस तरह से परिवार को लेता है, किस तरह से प्रकृति पर्यावरण को लेता है। वो चिड़ा चिड़ी की बात करता है तो उनको किस तात्पर्य में लेता है। तो एक तरह से मालवा का भूगोल, मालवा का पर्यावरण, मालवा की जीवन शैली, इन तमाम पक्षों को समाहित इसमें किया गया। दूसरा जो गौरवपूर्ण ग्रंथ है वह है बघेली लोक साहित्य। बघेली समृद्ध भाषा है, एक समय अवधि के साथ ही इसे देखा जाता था। बाद में बघेल खंड के सुधीजनों ने निरंतर प्रयास किया और ये कहा कि हमारी भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अतः बघेल खंड के लोगों ने बघेली को एक विशिष्ट भाषा का दर्जा दिलवाया। और यह जो ग्रंथ है मेरे साथ डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस जो कि सीधी में रहते हैं, उन्होंने इसे तैयार करवाया। हमारे साथ विशेषज्ञ और अनुवादक के रूप में डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पूरन सहगल जी थे। यह ग्रंथ भी 314 से अधिक पृष्ठों का प्रकाशित हुआ है। इसमें समस्त प्रकार की रचनाएं संचित की गई हैं। इसमें लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, गाथाएं हैं, लोकोक्ति मुहावरे हैं, पहेलियां हैं। और इसमें भी हमने प्रयास किया कि बघेली का जो सौंदर्य है, उसकी जो सरसता और सुंदरता है, वो मूल में भी आए और अनुवाद में भी ढल जाए। मैं यहाँ पर संकेत देना चाहूँगा कि बघेल खंड का जो जनमानस है वो किस तरह से राम के साथ जुड़ा हुआ है। बिना राम के अवध नहीं है और बिना राम के बघेल खंड, बिना राम के छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण कौशल कहा गया। तो उतरता है, उनके जीवन का हिस्सा है और वो आज भी महसूस करते हैं कि सीता और राम वहीं पर है। क्योंकि चित्रकूट वह एक स्थान था जिसने राम के जीवन में उत्क्रांति ला दी थी। चित्रकूट पूर्व का जीवन, चित्रकूट नाथ का जीवन। आप देखिए कि सोहर का बहुत सुंदर गीत है। चंद सुरेजी ऐसे बहिनी, बदन ऐसे भैया, ओहिन नगर तुम बरसे जहां हो चारे भीजे। आप देखिए कि इसका जो सौंदर्य है बघेली का, वो किस तरह से गीतों में उतरता है। प्रश्न किया जाता है, केकर भीजे मटकिया, केकर चौपैया,
केकर भीजे चुनरिया केकर भीजे झलरिया, राम के भीजे मटकिया लखन चौपैया, सीता के भाजे चुनरिया तो लवकुश के भाजे झलरिया। आप देखिए कि ये जीवन है। जो राम है वो केवल देव पुरुष ही नहीं है, वो हमारे संगी साथी हैं। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कभी निबंध जब लिखा गया तो उसका मर्म यह था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यद्यपि वो वनवासी हैं, मुकुट वगैरह सब छिना लिया गया, कुछ भी उनके पास नहीं रहने दिया गया, लेकिन राम राजा है, शाश्वत राजा है। वो जहां गए हैं वहां भी हमारा लोक समुदाय चिंता करता है कि वो नहीं भीग रहे हैं, मुकुट भी भीग रहा है। यद्यपि उन्हें मुकुट विहीन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सोहर गीत है इतना मार्मिक है। इसको जब हम पढ़ रहे थे और इसका अनुवाद कर रहे थे तो रोमांच का अनुभव हो रहा था। और इसका सस्वर गायन जो है वो श्रीनिवास शुक्ल सरस कर रहे थे। तो कह रहे थे कि चंद सूरज ऐसे बहिनी बदन ऐसे भैया, ओही नगर तुम बरसे जहां हो चारी भीगे। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। अनुवाद में मूल की रक्षा और लय। चंद सूर्य ऐसे ही बहन बदन ऐसे भैया, उसी नगर तुम बरसना जहां हो चारों भीगे। किसके भीगे मुकुट किसकी चौपाल, किसके भीगे चुनरी किसके भीगे बाल, राम के भीगे मुकुट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राम के भीगे मुकुट लखन की चौपाल, सीता की भीगे चुनरिया लवकुश के भीगे बाल। किसके बिना सुनी अयोध्या किसके बिना चौपाल, किसके बिना सुनी रसोई किसके बिना आंगन, राम बिना अयोध्या लक्ष्मण के बिना चौपाल। ये कि राम के न रहने से अयोध्या सुनी हुई और चौपाल जो है वो लक्ष्मण के वन गमन से हुआ। सीता बिना है सुनी रसोई, सीता बिना है सुनी रसोई, लवकुश बिना आंगन। आज भी स्थान स्थान पर सीता रसोई मिलती है। यानी तात्पर्य कि सीता का रसोई आपने छीन ली जो अयोध्या में थी, लेकिन सीता का वो जो कर्म है वो तो उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। वो जहाँ जाएंगी वहाँ रसोई बनाएंगी, रसोई स्थापित करेंगी। स्थान स्थान पर आज सीता रसोई है। तो आप देखिए कि हमारी जातीय स्मृतियाँ, हमारा इतिहास बोध, हमारे पुराख्यान, हमारे जीवन के आदर्श सब कुछ इन गीतों के माध्यम से स्पंदित होते हैं। सीता बिना है सुनी रसोई लवकुश बिना आंगन, किसके आए गई अयोध्या किसके आए भरी चौपाल, किसके आए भरी रसोई किसके आंगन, राम के आए भरी अयोध्या। लखन हो चौपाल सीता आए भरी रसोई, लवकुश आए आंगन हो, सूर्य चंद्र ऐसी बहन बदन ऐसे भैया, उसी नगर तुम बरसना हो चारों भीगे। तो राम अयोध्या लौट आए हैं, उस समय भी लौट आए थे और राम अब भी लौट आए। तो यह जो मर्म है, इस मर्म को गीतों के माध्यम से स्पंदनशील बनाया गया, हमारे हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया। मैं प्रणाम करता हूँ बघेली और मालवी के उन अनेक अज्ञात अनाम गायकों का, उन संपदा के संपादकों का, जिन्होंने सुंदर सौगात हमें वाचिक परंपरा में प्रदान की, और विशेष आभार केंद्रीय संस्थान का, जिन्होंने इन दोनों ग्रंथों को साकार रूप दिया। इसी कड़ी में भीली और गोंडी यह कार्य प्रकाशनाधीन है, अंतिम चरण में है। मैं यही कामना करूंगा कि यह विभाग, यह विश्वविद्यालय निरंतर लोक जनजातीय साहित्य संपदा, ज्ञान संपदा, अनुभव संपदा, जीवन शैली के तमाम हिस्सों को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर न केवल सन्नद्ध रहेगी वरन नए शोधकर्ता इसे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।